नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। बच्चों, हमेशा हम मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं, मूल कर्तव्यों के बारे में हम हमेशा गौण रहते हैं। मौलिक अधिकार हमारे किसी भी प्रकार से छूटने नहीं चाहिए। उसके लिए हमेशा हम किसी भी हालत में उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उसके लिए भले ही हम सुप्रीम कोर्ट में ही हमें क्यों नहीं जाना पड़े, हम अधिकारों को किसी भी तरह से हनन नहीं होने देना चाहते हैं। पर मूल कर्तव्यों का क्या? यदि मूल कर्तव्यों पर यदि हम दृष्टि डालें तो मूल कर्तव्य भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि मौलिक अधिकार। बच्चों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के इतिहास पर हम दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति में ये सुझाव दिया गया था कि संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी समावेश होना चाहिए। समिति का तर्क ये था बच्चों कि भारत में अधिकांश लोग अधिकारों पर तो बल देते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि हर अधिकार किसी न किसी कर्तव्य के सापेक्ष में होता है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात भाग 4 अंत्य स्थापित कर दिया गया। मतलब भाग 4 में ही 4 स्थापित कर दिया गया और उसके भीतर अनुच्छेद 51 को रखते हुए 10 मूल कर्तव्यों की सूची प्रस्तुत कर दी गई और आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया और इनकी संख्या 11 हो गई, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षकों पर यह कर्तव्य आरोपित कर दिया गया कि वे अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को वे शिक्षा देंगे और जिनके वे संरक्षक हैं या गार्जियन हैं उनको वे शिक्षा प्रदान करने का अपना दायित्व यानी अपना कर्तव्य समझेंगे। मूल कर्तव्यों की सूची पर प्रकाश डालें तो वर्तमान में संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाएं। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव उन सब की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जो माता पिता या संरक्षक हों, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। बच्चों, इस प्रकार से कर्तव्यों की सूची में 11 कर्तव्यों को शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के उपाय पर हम दृष्टि डालें तो भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री JS वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्तव्यों की प्रचलन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया और इस समिति में ने 1999 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए।
इसमें पहला सुझाव है 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए, और 3 जनवरी की तिथि इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू हुआ था, जिसमें मूल कर्तव्य शामिल थे। मूल कर्तव्यों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। सभी शासकीय कार्यालयों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड विज्ञापन आदि के माध्यम से मूल कर्तव्यों को ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को उनसे परिचित होने का मौका मिल सके। मीडिया का लगातार ऐसे संदेश तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करने चाहिए जिनसे मूल कर्तव्यों के संबंध में जागृति तथा चेतना प्रसारित हो। मीडिया को ऐसे दृश्य दिखाने से परहेज करना चाहिए जो जनता को उत्तेजित करें और उससे मूल कर्तव्यों से विचलित हो जाएं। ऐसे दृश्यों को नहीं दिखाना चाहिए। वर्मा समिति का सुझाव यह भी था बच्चों कि मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता पर बल दिया जाना चाहिए। इसके बाद भी सही बात यही है कि किसी देश की राजनीति का संस्कृति में प्रवर्तन करने के लिए सिर्फ सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं होते हैं। तथ्य यह भी है कि जब तक देश के लोगों में राजनीतिक जागरूकता तथा कर्तव्य निर्वाह की चेतना विकसित नहीं होगी, तब तक मूल कर्तव्यों को लागू करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज यह है कि मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना उत्तरदायित्व समझे और राजनीतिक जागरूकता रखे और चेतना रखे, और इस प्रकार से वह नागरिक जो है अपने देश के प्रति समर्पण की भावना रखे, तभी जाकर के वह मूल कर्तव्यों को अपने जहन में, अपने हृदय में उतार सकता है। मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता पर चर्चा करें तो सामान्य धारणा यह है कि मूल कर्तव्य न्यायालयों के माध्यम से प्रवर्तन नहीं कराए जा सकते। अर्थात यदि कोई नागरिक अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उस न्यायालय द्वारा नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से मूल कर्तव्य भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही होते हैं। जिस तरह से राज्य को न्यायालय में इस बात के लिए प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि वह नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है, वैसे ही किसी नागरिक को इस बात के लिए बाध्य या दंडित नहीं किया जा सकता कि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। इसी आधार पर विद्वानों ने व्यंग करते हुए कहा कि मूल कर्तव्य क्या है? निरर्थक घोषणाएं मात्र हैं। किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। यदि अनुच्छेद 37 तथा अनुच्छेद 51 कै को में तुलना करें तो हमें साफ दिखाई देता है कि जहां अनुच्छेद 37 में नीति निश्चित तत्वों के अप्रवर्तनीय होने की बात साफ तौर पर कही गई है, वहीं अनुच्छेद 51 कै में ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है। न्यायमूर्ति श्री वेंकटचलैया ने एक मामले में यह भी स्पष्ट किया कि संविधान यदि मूल कर्तव्यों को प्रवर्तनीय घोषित नहीं करता तो वह उन्हें अप्रवर्तनीय भी घोषित नहीं करेगा। इसके अलावा न्यायालय ने कुछ मामलों में स्पष्ट भी किया कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए मूलभूत महत्व के हैं, वैसे ही मूल कर्तव्य भी जरूरी है। मूल और कर्तव्य दोनों शब्द इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ कहीं भी संविधान की व्याख्या करने का प्रश्न उपस्थित होता है तो न्यायालय मूल कर्तव्यों को भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ में के रूप में प्रयुक्त करेगा। न्यायालय स्वयं भी कोई आदेश पारित करते हुए ध्यान रखेगा कि उनका कोई आदेश अनुच्छेद 51 कै में दिए गए कर्तव्यों के विरुद्ध न हो। मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को देखें तो इसमें कुछ कर्तव्य नैतिक किस्म के हैं, जिसमें बाह्य तौर पर कुछ भी नहीं करना, बस अपनी नैतिकता के प्रतिमानों को उस हिसाब से डालना है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम उदाहरण के लिए आप दूसरे नंबर के कर्तव्य को देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। इसी प्रकार से कुछ कर्तव्य ऐसे भी हैं जिसमें जरूरत पड़ने पर कुछ करने का भाव है, जैसे कि हम देख सकते हैं 4, 6, 7 और 9 कर्तव्यों को हम भलीभांति देख सकते हैं। जहां मूल अधिकारों के हनन पर आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करवाता है, वहीं मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, यानी कि इसके हनन पर न्यायालय इसे क्रियान्वित नहीं करवा सकता। कुछ मूल अधिकार ऐसे भी होते हैं बच्चों जो विदेशियों पर लागू होते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य केवल देश के नागरिकों पर ही लागू होते हैं। मूल कर्तव्यों को भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म आदि के अनुरूप ही बनाया गया है ताकि ये आसानी से लोगों के जीवन का हिस्सा बन सके।
मूल कर्तव्यों का महत्व पर प्रकाश डालें। ये एक सचेतक के रूप में काम करते हैं, यानी कि जब भी हम मूल अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, हमें ये याद दिलाता है कि देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी है और हमें उसका निर्वहन करना है। मूल कर्तव्य हमें राष्ट्र विरोधी काम करने से रोकता है, और जैसे कि राष्ट्र ध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना इत्यादि। मूल कर्तव्य हमें प्रेरणा देता है कि हमें एहसास भी दिलाता है कि देश हमारा है और देश को गढ़ने में, देश को बनाने में हमारा ही योगदान है। मूल कर्तव्यों से जुड़े कुछ तथ्यों को हम देखें तो जब हम मूल कर्तव्यों को संसद में जब लाया गया था तो विपक्षी दलों ने इसका काफी विरोध किया था। वे लोग इसे संविधान में जोड़े जाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 1977 में जब इंदिरा गांधी सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई की सरकार सत्ता में आई तो उसने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। जबकि आपको पता होगा कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके मोरारजी देसाई की सरकार ने इंदिरा गांधी द्वारा बनाए गए बहुत सारे नियम कानूनों को खत्म कर दिया था, लेकिन मूल कर्तव्यों को खत्म नहीं किया। इससे पता चलता है कि मूल कर्तव्य देश के लिए वाकई बहुत ही आवश्यक है। 1976 में मूल कर्तव्यों को लागू करते समय इसको और ज्यादा प्रभावी, बाध्यकारी बनाने को लेकर भी सिफारिशें आई थी, लेकिन श्रीमती गांधी ने इसको इग्नोर कर दिया। हालांकि जरूरत पड़ने पर बहुत सारे मूल कर्तव्यों को सपोर्ट देने के लिए कोई नियम, अधिनियम आदि बनाए भी गए थे। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडियन फ्लैग कोड को इसे 2002 में जारी किया गया था, जिसमें भारतीय झंडे के आदर, सम्मान, झंडे के फहराने के नियम आदि का भी वर्णन किया गया था। इसके अलावा हम देख सकते हैं बच्चों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 आदि को हम देख सकते हैं। ये मूल कर्तव्यों के प्रावधानों से ही मैच करते हैं। जैसे कि अगर आप कर्तव्य नंबर 7 देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 19 को देखें तो आपको समानता नजर आ जाएगी। यहाँ पर एक बात और याद रखने की है कि जितने भी इस प्रकार के कर्तव्य हैं जिस पर किसी न किसी रूप में कानून बने हुए हैं, उसे पहली बार 1999 में वर्मा समिति ने आइडेंटिफाई किया था। मूल कर्तव्यों की आलोचना देखें हम तो मूल कर्तव्यों की कुछ आलोचनाएं भी हमें दिखाई देती हैं। कर्तव्यों की सूची अधूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे अन्य कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया है, जैसे कि मतदान, टैक्स अदायगी, परिवार नियोजन इत्यादि। हालांकि 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी को भी मूल कर्तव्य बनाने की बात सरकार के सामने रखी थी, लेकिन उसे श्रीमती गांधी जी ने शामिल नहीं की। कुछ कर्तव्यों की भाषा इतनी अस्पष्ट, क्लिष्ट और आम लोगों की समझ से परे है, जैसे कि सामाजिक संस्कृति और उच्च आदर्श इत्यादि। चूंकि ये गैर न्यायोचित है, इसलिए लोग इसे माने या ना माने इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि स्वर्ण सिंह मूल कर्तव्य में दंड या सजा को जोड़ने के पक्ष में थे, लेकिन श्रीमती गांधी ने इसे नकार दिया। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें बच्चों तो सबसे पहले आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य शामिल हैं। दूसरा, भारतीय संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्य शामिल हैं और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया गया है। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के दौरान 1976 में शामिल किया गया और 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 11वें मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया। संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है और कुल मिलाकर के मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह मूल कर्तव्य आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।